हाय, नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज की डिस्कशन। और आज की डिस्कशन है हमारी सेंटेंस अरेंजमेंट या जंबल वर्ड्स को लेकर। तो ये पैराग्राफ हमारे सामने है, ये एक सेंटेंस हमारे सामने जिसको तोड़कर मतलब एक तरीके से जंबल करके आपके सामने दिया गया है। इसमें सबसे पहला काम ये होता है बेटा कि हमें पूरा सेंटेंस कभी भी मैनेज नहीं करना होता या पूरा का पूरा सेंटेंस कभी भी अरेंज नहीं करना होता। हमें सेंटेंस के लिंक्स ढूंढने होते हैं और जहां पे भी हमारे लिंक मिल जाएं तो उससे हमारा आंसर जो है सॉल्व हो जाता है। राइट, जैसे कि मान लीजिए पहला वाक्य है, इसको करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि सिंपल सेंटेंस दिया गया है इसलिए वो मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज इसमें मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं होता। एक सिंपल आप अपने वाक्य के लिए एक बार लिखें, मैं बिल्कुल आराम आराम से बोलूंगा, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखें, नोटबुक के साथ बैठा करें। सेंटेंस है, मोहन हैज मेड अ प्लान। और मोहन की जगह आप माई टीचर लिखना चाहो माई टीचर लिख सकते हो, माई टीचर हैज मेड अ प्लान, जो भी आपका दिल करे। चलो मोहन लिख लिया तो मोहन रहने दे। मोहन हैज मेड अ प्लान दैट कैन चेंज एंड इवन इंप्रूव अ डल माइंड। मैं फिर से बोलता हूं, मोहन हैज मेड अ प्लान, मोहन ने एक प्लान बनाया है, दैट कैन चेंज एंड इवन इंप्रूव अ डल माइंड। मोहन ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो कि बदल भी सकता है और इंप्रूव भी कर सकता है एक डल माइंड को, यानी कि अगर दिमाग बहुत डल है, राइट, तो मोहन हैज थॉट या मोहन हैज मेड अ प्लान दैट कैन चेंज। वाक्य आपने लिख लिया होगा कि मोहन हैज मेड अ प्लान दैट कैन चेंज एंड इवन इंप्रूव अ डल माइंड। मोहन ने एक ऐसा प्लान बनाया है। अब मोहन की जगह अगर यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, यानी कि पहला सेंटेंस इसमें गिवन है, राइट। एग्जामिनर आपसे चाहता भी, देखो वो कहता है ये पहला सेंटेंस तो मैंने दे दिया आपको, स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। वो कहता है कि भाई पहला सेंटेंस मैंने गिवन है, पहला सेंटेंस मैंने दे दिया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस भी उसने दिया हुआ है कि हैज ये स्टैग्नेंट सोसाइटी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई, जिनमें कोई विकास नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें मोहन के हिसाब से कि मोहन हैज मेड, अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी एक विषय है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे मोहन हमने रखा था, वाक्य सिंपल बिल्कुल हमने लिया था कि मोहन हैज मेड अ प्लान। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद, यानी कि ये विषय है, अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब आती है, तो डेफिनेटली जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो एस होना है। और एस हम देखते हैं कितने में है, एस बी में है, एस डी में है, और एस जो है सी में है, यानी कि ए ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो दैट है भाई, सी तो ए तो गया ना, ऑस्ट्रासाइज करते चलेंगे, राइट। हम उसे ग्रुप से बाहर निकालते चलेंगे, जो जो ऑप्शन नहीं होगा भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हमने देखा भी वर्ब चाहिए, जैसे मोहन हैज मेड अ प्लान, राइट। ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड, एस। अब इसके बाद हमें एक और देखते हैं कि अगला हैज क्रिएटेड, यहां पे एक क्वेश्चन आता है हैज क्रिएटेड के बाद, व्हाट हैज क्रिएटेड, व्हाट क्या क्रिएट किया है, राइट। अब यहाँ पे दैट तो आ नहीं सकता, दैट कैन ट्रांसफॉर्म, ये दैट किसके लिए है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। जो बच्चे सिंटेक्स कर चुके हैं मेरे साथ उन्हें पता है कि हु विच दैट, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले वाले से रिलेट करेगा और वाक्य को आगे लेके जाएगा, तो दैट तो आ नहीं सकता, राइट। हैज क्रिएटेड इवन रिवोल्यूशनाइज्ड, राइट। दैट हैज क्रिएटेड, यहां पे डेफिनेटली क्रिएटेड व्हाट, क्या क्रिएट किया है। जैसे याद आया वो वाक्य जो हम कर रहे थे कि मोहन हैज मेड अ प्लान, तो अ प्लान जैसे ही एक वर्ड आ रहा है, अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति होती है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसने एक, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला दी है। स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्या ला दी है, क्या क्रिएट कर दिया है, एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला दी है। यानी कि एस के बाद पी आएगा, हम देखते हैं एस के बाद पी कितने में है। अब हमने देखा बी भी आंसर नहीं हो सकता, अब दो में हमारा झगड़ा बचा कि या तो आंसर डी होगा या आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमारा वाक्य जहां तक क्लियर है वहां तक पढ़ लेते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। ये कुछ ऐसा ही है वाक्य अभी तक, मोहन हैज मेड अ प्लान, राइट, दैट कैन चेंज, और ट्रांसफॉर्म को हमने चेंज कहा था वहां पे। मैंने कहा ये सिंपल वाक्य होता है बेटा जिसको तोड़ दिया जाता है, उल्टा चलना कोई नहीं सिखा सकता अगर कि आपको सीधे वाक्य समझ में आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके जो कोर्स में आप नोटबुक बनाते हो बेटा मेरे साथ, उसमें हजारों सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर वो हजार के हजार सेंटेंस आपको सीधे समझ में आते हैं, जैसे आपको सीधी गाड़ी चलानी आ गई तो आपको रिवर्स गाड़ी अपने आप आ जाएगी, ये रिवर्स गाड़ी चलाने जैसा ही होता है बेटा,
राइट। अगर आपको गाड़ी सीधी चलानी आ गई, रिवर्स गाड़ी कोई नहीं सिखाता, वो तो अपने आप से बच्चे को आ जाती है। जैसे माँ बाप सीधा चलना सिखाते हैं, कोई भी माँ बाप आपको उल्टा चलता हुआ जो है नहीं सिखाएगा। वो क्या होता है, बच्चा अभ्यास से अपने आप उल्टा चलना सीख जाता है। राइट, कि उल्टा कैसे चला जाए, उल्टे पैर कैसे रखे जाए, वो उल्टे में भी बैलेंस बन जाता है, बशर्ते सीधे आप सही चल रहे हो। तो अगर आप अपनी नोटबुक के भी वाक्यों को बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो भी आपको ये सेंटेंस अरेंजमेंट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राइट, ये सब रीडिंग हैबिट का है। और बेहतरीन देखो कैसे करेक्ट कर रहा है, कि जैसे हमने कहा था मोहन हैज मेड अ प्लान, ऐसी हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। वैसे तो वहां पे विच होना चाहिए, पर विच की रिप्लेस करके इन्होंने दैट लगा दिया। राइट, अब हमें देखना है, एक और देखना है भाई, देखते हैं कि एस के बाद पी है, एस के बाद पी है, इन दोनों में एस पी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऐसा यूजुअली नहीं होगा कि हमें सारे देखने पड़े। पहली बार, कई बार तो पहला ही वर्ड देखते ही हमें आंसर मिल जाता है। राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। अब यहां पे हमें देखना है कि इसके बाद क्यू आएगा या फिर इसके बाद आर आएगा। ये देखना है कि पी के बाद मतलब क्यू के, पी के बाद आएगा क्या, एस पी के बाद क्या यहां पे आएगा दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड, और या फिर आएगा इवन रिवोल्यूशनाइज्ड। सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन एंड इवन रिवोल्यूशनाइज्ड, ऐसा सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन। राइट, वाक्य देखा था ना, उसी वाक्य के आधार पर अगर हम देखें कि मोहन हैज थॉट या मोहन हैज मेड अ प्लान दैट कैन ट्रांसफॉर्म, माने चेंज लिखा था हमने, दैट कैन चेंज एंड इवन इंप्रूव अ डल माइंड। ये स्टैग्नेंट सोसाइटी के लिए डल माइंड लिखा था, जो वाक्य आपने लिखा था। तो बेटा यहां पे अगर हम देखें वाक्य को, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसा रिवोल्यूशन जो कि बदल सकता है और इवन क्रांति ला सकता है, इवन रिवोल्यूशनाइज अ स्टैग्नेंट या स्टैग्नेंट सोसाइटीज। वो समाज जिसमें बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा, उनको हम कहते हैं स्टैग्नेंट सोसाइटीज। राइट, तो हमें ये पता लगता है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन के बाद इवन रिवोल्यूशनाइज बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। हम वाक्य यही कहेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि इसके बाद क्यू आ रहा है। अब क्यू आ रहा है तो उसके बाद पक्के तौर पर आर आएगा, तो पूरा वाक्य आएगा इवन रिवोल्यूशनाइज। रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है पूर्णतया क्रांति से भर देना। राइट, पूर्णतया उसको क्रांतिकारी बना देना, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशनाइज्ड स्टैग्नेंट सोसाइटीज, यानी कि जो रुकी हुई सोसाइटीज जिनमें बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। तो हमारा जो आंसर है वो सीधे सीधे तौर पर जो जा रहा है बेटा, वो सी जा रहा है। इसमें तो हमें ज्यादा काम करना पड़ा, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा काम बिल्कुल नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ एक दो वाक्य देखने पड़ते हैं और आपका आंसर आ जाता है बेटा। यू हैव टू जस्ट लुक फॉर वन और टू ऑप्शंस एंड यू गेट द आंसर। अब हमने देखा कि मोहन वाला वाक्य, अब इस वाक्य को बिल्कुल सीधा करके जरूर लिखे अपनी नोटबुक में, कि सीधा करके वाक्य आपके पास क्या आता है। एक बार लिखिएगा प्लीज, लिखे स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड, बिना पार्ट्स के लिखे उसको, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन that can transformed even revolutionize stagnant societies। मैं फिर से बोलता हूं, इसको पूरा सही करके लिखें अपनी नोटबुक में, सीधा वाक्य लिखें, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड एंड इवन रिवोल्यूशनाइज्ड, वैसे यहां पे एंड होना चाहिए था पर कोई बात नहीं, इवन रिवोल्यूशनाइज्ड स्टैग्नेंट सोसाइटीज। ये पूरा वाक्य बनता है बेटा, और आंसर हमारा जो है वो इसमें सी बनता है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड को करने से पहले मेरे कहने से, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो मैं इसलिए एक दो वाक्य आपको लिखवाऊंगा। आप एक वाक्य लिखिए बेटा, और वाक्य है, एक बार वाक्य लिखिएगा बेटा अपनी नोटबुक में, और वो आपको बड़ी मदद करेगा। और वाक्य बेटा लिखेंगे अ स्मॉल फॉल्ट, एक छोटा फॉल्ट लिखिएगा, शाबाश। अ स्मॉल फॉल्ट कैन बी टाइमली विजिट टू अ मैकेनिक। राइट, गाड़ी का कोई भी स्मॉल सा आसानी से आप ठीक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टाइमली विजिट अगर आप कर दें किसी मैकेनिक को तो आप आसानी से। राइट, अ स्मॉल फॉल्ट कैन इजिली बी, दोबारा से बोल देता हूं, अ स्मॉल फॉल्ट कैन इजिली बी रिपेयर्ड विद जस्ट टाइमली विजिट टू अ मैकेनिक, बट इफ इग्नोर्ड
अगर इग्नोर किया जाए, इट मे कॉज बिग ट्रबल्स, इट मे कॉज बिग ट्रबल्स and many visits to workshop. It may cause big troubles and many visits to workshop. ये वाक्य आपका सामने, मेरे सामने बोल देता हूँ, पूरा बोल देता हूँ ये वाक्य। देखो इसी से मिलकर जुलता वाक्य बन जाएगा। मैंने जानबूझकर एक वाक्य एक्स्ट्रा पोज करना चाहूंगा इस वाक्य को, ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके आपको। A small fault can easily be repaired with just timely visit टू अ मैकेनिक। अगर कोई स्मॉल फॉल्ट गाड़ी में आ गया है तो उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है अगर आप टाइमली मैकेनिक को विजिट करते रहे। बट इफ इग्नोर्ड इट मे कॉज बिग ट्रबल्स, ये बड़ी ट्रबल्स को इनवाइट करता है, पैदा करता है। एंड मेनी विजिट्स टू, राइट, बिग ट्रबल्स रिक्वायरिंग, या जिसकी जरूरत पड़ती है मेनी विजिट्स टू वर्कशॉप। अब इसी वाक्य के आधार पर इस वाक्य को देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ माइनर एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब बीमारी होती है, एलिमेंट का मतलब इलनेस है। अ माइनर एलिमेंट यानी कि ऐसी बीमारी जो छोटी हो, कैन बी। अब ये जो कैन बी है ये पैसिव में आता है, आप जानते हैं, जैसे टेबल कैन बी क्लीन्ड, राइट, जैसे इट कैन बी डन, ऐसे बोलते हैं ना, इट कैन बी डन। तो हमें अगर हम देखें तो कैन बी, तो हमें एक ऐसा सेंस मिल रहा है जहां पे वो बी को क्लियर कर रहा है, जहां पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, देखो ध्यान से। अ माइनर एलिमेंट कैन बी इजिली क्योर्ड, यानी कि माइनर एलिमेंट को आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। अ माइनर एलिमेंट कैन बी इजिली क्योर्ड विद जस्ट टाइमली विजिट, अगर हम आसानी से विजिट करें। हमें ये बात पता लग गई कि जो हमारा पहला सेंटेंस के बाद, ये तो गया मेन सेंटेंस, माइनर एलिमेंट है वो जिसके विषय में बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया वाक्य का जिस विषय में बात हो रही है। छोटी सी बीमारी आसानी से क्योर की जा सकती है, कैन बी इजिली क्योर्ड। हमें पता है कि आर पहला वाक्य होगा, यानी कि फर्स्ट के बाद जो पहला वाक्य होगा वो आर होगा। और देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आर पहला है, तो डी हमारा आंसर है बेटा। हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। जब हमें पता लग गया, मैं अपना टाइम खराब क्यों करूंगा बेटा एग्जाम में। अगर मुझे पता लग गया कि भाई बी के बाद यहाँ पे मेरे से टेबल कैन बी क्लीन, इट कैन बी डन, ऐसे कहते हैं एलिमेंट कैन बी क्योर्ड, उसे आसानी से क्योर किया जा सकता है। जैसे स्मॉल फॉल्ट कैन बी इजिली रिपेयर्ड, आसानी से रिपेयर हो सकता है, राइट। ऐसे ही अ माइनर एलिमेंट कैन बी, जब मुझे पता लग गया कि आर हमारा आंसर है, तो बेटा बिल्कुल हमारा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं है कि हम अपना टाइम खराब करेंगे एग्जाम में। जब मुझे पता लग गया कि पहले के बाद यही आंसर है, तो आर अगर वो हो गया तो मुझे आगे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। तो ये शॉर्टी कैसे आएगी, जब आप अपना कोर्स पूरा कर लोगे बेटा मेरे साथ। मैं जुबान देता हूं कि हर एक बच्चे को वो शॉर्टी आ जाएगी कैसे ये अरेंज होते हैं, बशर्ते आपको सीधे सीधे वाक्य समझ में आए कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, ईच ईदर क्या करता है, कंजंक्शंस क्या करती हैं। जैसे ही आप ये सारे के सारे चैप्टर मेरे साथ कर लोगे तो ये वाक्य बेटा बिल्कुल बच्चों वाले खेल लगने लगेंगे आपको। जैसे आज पहला दिन है तो हो सकता है कि आपको हार्ड लग रहा हो, राइट, क्योंकि आपने कभी किया नहीं, क्योंकि उल्टा चलना, जिस बच्चे ने कभी इंग्लिश, अभी आप सीधी सीधी सीख रहे हो, बहुत सारे बच्चों को तो सीधी इंग्लिश भी नहीं आती बेटा। उनको जब सीधा ही चलना नहीं आता तो उनको कोई उल्टा चलने के लिए बोले तो बड़ी दिक्कत होगी, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये सेंटेंस बहुत केक वॉक हो जाएंगे जब आप पूरा कोर्स कर लोगे। यू विल फाइंड इट अ केक वॉक, राइट। और आप में से बहुत को लग भी रहा होगा कि हाँ ये चीजें बिल्कुल अब समझ में आ रही हैं जैसे सर बता रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल हमारे एग्जाम में टाइम बचेगा बेटा। तो हमने देखा कि पहला ही है, बाकी मैं पूरा वाक्य बता देता हूं कि अ माइनर एलिमेंट कैन बी इजिली क्योर्ड विद जस्ट टाइमली विजिट, अगर आसानी से हम विजिट करते रहें। अब आर के बाद पी देखिए, विजिट टू, विजिट किसको करोगे भाई, डॉक्टर को ही तो विजिट करोगे। तो यहां पे विजिट कनेक्ट हो गया किससे, विजिट कनेक्ट हो रहा है डॉक्टर से, ये रहा डॉक्टर, विजिट टू द डॉक्टर। बट इफ निग्लेक्टेड, अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो, इफ निग्लेक्टेड इट मे स्पेल, यानी कि इट मे कॉज, अगर एक निग्लेक्ट कर दोगे तो देखो पी के बाद क्या आ रहा है, एस, स्पेल का मतलब होता है पैदा करना, कॉज करना। इट मे स्पेल, ये स्पेल करेगा यानी कि पैदा करेगा। इट मे स्पेल सीरियस ट्रबल्स, स्पेल व्हाट, राइट, सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग, जिसमें जरूरत पड़ेगी न्यूमरस ट्रिप्स टू हॉस्पिटल। अब ये वाक्य समझ के देखो, पूरा का पूरा वाक्य अपने हाथ से बना के लिखो बेटा, पूरा का पूरा सही सीधा लिखो, मैं बोल देता हूं, या फिर ये यहां से ऑप्शन उठाकर आप पूरा का पूरा वाक्य लिख सकते हो कि अ माइनर एलिमेंट, उसके बाद आर है, इज कैन बी इजिली क्योर्ड विद टाइमली विजिट, पी पर आगे विजिट टू द डॉक्टर। इफ निग्लेक्टेड इट मे स्पेल सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग न्यूमरस ट्रिप्स टू हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक बार पहले वाक्य को फिर पढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म इवन रिवोल्यूशनाइज स्टैग्नेंट सोसाइटीज। दूसरे को पढ़ते हैं एक बार फिर से। अ माइनर एलिमेंट कैन बी इजिली क्योर्ड, आसानी से क्योर हो सकती है विद जस्ट टाइमली विजिट, अगर हम आसानी से विजिट कर लें, टू अ डॉक्टर। इफ निग्लेक्टेड, अगर इग्नोर किया
इट मे स्पेल, ये पैदा कर देगी, अगर निग्रोर करते हो छोटी सी बीमारी को तो इट मे स्पेल, ये पैदा कर देगी अ सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग, जिसमें जरूरत होगी न्यूमरस ट्रिप्स टू हॉस्पिटल, जिसमें हॉस्पिटल के चक्कर ही लगते रहेंगे। चलो बेटा तीसरे में आ जाएं, और मैंने कहा कोई सेंटेंस पूरा अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको ऑप्शंस देखने और अपना आंसर सॉल्व कर लेना है, राइट। अब अगर हम देखें तीसरे पर हम सीधा हिट करते हैं, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज में निग्लेक्टेड आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैनी कंट्रीज आर निग्लेक्टेड होगा क्योंकि पैसिव बनेगा, राइट। एंड देयर, एंड वाली ये एंड किस लिए आया, राइट। एंड किस लिए आया मतलब कहीं ना कहीं आगे बात होगी जिसमें ऐड कर रहा होगा एंड, और ऐसा होता है कहीं पे, राइट। वुमेन कंटिन्यू टू बी, राइट, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी, ये देखो बी फिर से एक कनेक्शन बनेगा, क्यू के बाद पी आएगा, ये पक्की बात है, क्यू के बाद पी आएगा क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म, वही टेबल कैन बी क्लीन्ड, जैसे पहले वाले में बी के बाद थर्ड फॉर्म हमने देखा था, ऐसे ही कंटिन्यू टू बी निग्लेक्टेड, उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है। क्यू के बाद पी देखो किसमें है, या तो क्यू के बाद पी इसमें है और या फिर क्यू के बाद पी इसमें है, पर हम देखते हैं कि क्या आर आ सकता है क्या। बड़े ध्यान से देखो बेटा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहां पे देखो इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज के लिए तो विच आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, याद करो जो सिंटैक्स मेरे साथ कर चुके हैं या प्रोनाउन कर चुके हैं, तो बेटा कंट्रीज के लिए हु लगाओगे या विच लगाओगे? आप कहोगे सर कंट्रीज के लिए तो विच आएगा, तो फिर हु तो आ नहीं सकता, इसका मतलब आर पहला सेंटेंस नहीं है। अगर आर पहला सेंटेंस नहीं है तो हमारा बी पहला सेंटेंस है, हमें सेट करने की जरूरत है ही नहीं, हमें अरेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट। हमें पता लग गया कि क्यू के बाद पी है, क्यों? क्योंकि देखो बी ने बता दिया, ये लिंक बता दिया कि बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये रहा बी निग्लेक्टेड। अब जरा पढ़ के देखते हैं इस पूरे के पूरे वाक्य को, सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी, क्यू के बाद पी, कंटिन्यू टू बी निग्लेक्टेड, एंड देयर आर फार, इसके बाद एस, फार फ्यूअर वुमेन देन मेन। अब ये जो मेन है, मेन तो somebody है ना, इससे रिलेट कर लेगा क्या? हु। अब देखो मेन से रिलेट क्या कर सकता है? हु। देखो कितना टेक्निकली और ग्रामेटिकली तोड़ते हैं सेंटेंस को। मेन से, मेन somebody है तो रिलेट क्या करेगा? हु करेगा बेटा, तो यानी कि डेफिनेटली एस के बाद क्या आएगा? आर आएगा, और एस के बाद आर, देखो इसमें आ रहा है बेटा एस के बाद आर, तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा। मैं पूरा वाक्य बोल देता हूं, लिख जरूर लीजिएगा। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी निग्लेक्टेड, एंड देयर आर फार फ्यूअर वुमेन देन मेन, यानी कि आदमियों की तुलना में औरतें बहुत कम हैं, देन मेन, हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ, जिनको फायदा मिला है, who have had the benefit of education and vocational training, right? आज भी बहुत सारी कंट्रीज में जो औरतें हैं उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है, और वहां पर बहुत आदमियों की तुलना में बहुत कम महिलाएं हैं जिनको बेनिफिट शिक्षा का और वोकेशनल ट्रेनिंग का मिला है। ये वाक्य का मतलब है बेटा, और ये रहा आपका अरेंजमेंट। ये अरेंज करके इस तरीके से वाक्य को लिख लीजिएगा। पहला और आखिरी गिवन था, तो 3 वाक्य हमने किए, राइट। एक बार तीनों को पढ़ के देखते हैं, पहले वाले वाक्य पर फिर चलते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड इवन रिवोल्यूशनाइज स्टैग्नेंट सोसाइटीज, ये पूरा वाक्य है। अ माइनर एलिमेंट, दूसरे पर आ गए, कैन बी इजिली क्योर्ड विद जस्ट अ टाइमली विजिट टू अ डॉक्टर, बट इफ निग्लेक्टेड इट मे स्पेल सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग न्यूमरस ट्रिप्स टू द हॉस्पिटल। तीसरे पर आ गए, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज women continue to be neglected, and there are far fewer women than men who have had benefit of education and vocational training. चौथे पर आ गए, फोर्थ सेंटेंस, my friend suggested, मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि my future plan सजेस्ट किए, भाई मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो वो सजेस्ट नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट करने के लिए या कोई काम करने का सजेस्ट करेगा, राइट। माई फ्रेंड सजेस्टेड, अब देखते हैं क्या पी पहला वाक्य हो सकता है। अगर मैं पी को पहला वाक्य मानूं तो पी तो पहला वाक्य किसी में दे ही नहीं रखा, देखो नीचे ऑप्शंस में, राइट, ये तो हो ही नहीं सकता। माई फ्रेंड सजेस्टेड, अब आप जानते हैं कि सजेस्टेड अपने साथ, जिन बच्चों ने नरेशन किया तो अपने साथ दैट लेता है, ये पक्की बात है। सजेस्टेड और प्रपोज्ड, या तो वो जीरंड लेता है। आपको पता है कि मैं जीरंड में साफ तौर पे बताता हूं कि सजेस्टेड और प्रपोज के बाद जब हम वर्ब का चैप्टर करते हैं तो अगर कोई वर्ब हो तो आईएनजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली वो दैट की तरह वाक्य लेता है, राइट। माई फ्रेंड सजेस्टेड, राइट, मेरे दोस्त ने जो सजेशन दिया वो यहां पे आएगा भाई, सजेस्टेड व्हाट, राइट। जैसे मान लीजिए कि शी टोल्ड मी, अब यहां पे जवाब आता ना व्हाट,
भाई क्या क्या बताया, ऐसे उसने सजेस्ट किया तो क्या किया, तो दैट से ही नहीं होगा। शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन फूड, उसने बताया कि उसने खाना खा लिया था। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया क्या, ये ना, यही तो सजेस्ट किया होगा, राइट। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट, और यहाँ पे वन नहीं है बेटा, ये आई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दैट आई मस्ट चोक आउट, चोक आउट का मतलब पहले से ही तैयार कर लेना होता है। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट, अब यहां पे हमें पता लग गया कि एस जो है वो पहला आंसर है, तो बेटा इस पे तो मेहनत हमें करनी नहीं है, तो गया, क्योंकि एस पहला आंसर हमें मिल चुका है, राइट। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट, अब यहां पे एक जवाब आ रहा है कि चोक आउट व्हाट, भाई क्या क्या चोक आउट करना चाहिए। यहाँ पे एक चोक आउट का मतलब किस चीज की मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कहते ना कि आई नो, आप कहोगे व्हाट, आई मस्ट चोक आउट, क्या क्या कर लेना चाहिए, क्या चोक आउट कर लेना चाहिए। आई मस्ट चोक आउट टू सक्सीड, आई मस्ट चोक आउट वेल, या आई मस्ट चोक आउट इन माई लाइफ। ये तो छठा तो खैर बाहर ही हो गया, हमें इनमें से चूज करना है। अब देखो ये तीन ऑप्शन हमारे सामने, हमें ये देखना है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें पी है। भाई एस के बाद पी आएगा या आर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। दैट आई मस्ट चोक आउट, क्या आर आएगा, चोक आउट वेल इन एडवांस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे व्हाट का जवाब आ रहा है बेटा। जैसे आई टेक व्हाट, क्या मैं कहूं कि आई टेक वेल इन एडवांस इंफॉर्मेशन, या आई टेक इंफॉर्मेशन वेल इन एडवांस, यानी कि मैं पहले टेक व्हाट इंफॉर्मेशन, बेटा यहां पे एक नाउन आएगा, एक चीज आएगी, राइट। तो डेफिनेटली साफ तौर पे पता लग रहा है कि एस के बाद आर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेल इन एडवांस, और यहाँ पे क्या है, माई फ्यूचर प्लान्स। दोनों को पुट करके रख लो, दोनों को पुट करके देखो। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट, मुझे पहले से ही चोक आउट कर लेना चाहिए। देखो वर्ड कितने गजब के लगा रखे हैं, मैंने कहा ना वकैब और सेंटेंस मेकिंग का खेल है बेटा। मैं आपको पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक कहता हूं कि वकैब और सेंटेंस दोनों को इंप्रूव करो, दोनों को इंप्रूव करो, राइट। सेंटेंस मेकिंग के साथ भी शब्दों को मिक्स करके पढ़ो, बड़ी गजब का एक अनुभव रहेगा आपका अगर आप शब्दों और वाक्यों को मिक्स करना सीख गए तो। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट माई फ्यूचर प्लान्स, मुझे पहले से ही एक खाका तैयार कर लेना चाहिए, पहले से ही कच्चा चिट्ठा तैयार कर लेना चाहिए मेरे फ्यूचर प्लान्स का। यानी कि एस के बाद पक्के तौर पर पी आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, इसलिए मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एस के बाद पी मेरा आंसर हो जाता है बेटा। एक बार पढ़ के देखते हैं। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट माई फ्यूचर प्लान्स वेल इन एडवांस, मुझे पहले से ही कर लेना चाहिए, टू सक्सीड इन माई लाइफ। एक बार ये पूरा वाक्य अपने आप से लिख लो, देखो आपको अच्छा लगने लगेगा। लिखो बेटा पूरा वाक्य अपने हाथ से, सीधा वाक्य लिखो, तो ये आपको उल्टा सीधा समझ में आ जाएगा। सीधा चल लो, आप उल्टा चला लोगे बेटा। लिखो, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट माई फ्यूचर प्लान्स वेल इन एडवांस टू सक्सीड इन माई लाइफ। ये हो गया आपका PQRS बेटा, 4 तक हमने कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कोई बोरियत नहीं किसी प्रकार की, बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं बेटा। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म इवन रिवोल्यूशनाइज स्टैग्नेंट सोसाइटी। मेरे साथ बोला करो बेटा, अब जब 2-3 बार हम कर चुके तो मेरे साथ साथ आप इसे अरेंज करते चलो। अ माइनर एलिमेंट कैन बी इजिली क्योर्ड with just a timely visit to a doctor या to the doctor, but if neglected it may spell serious trouble requiring numerous treatments. Even today in many countries women continue to be neglected and there are far fewer women than men who have had the benefit of education and vocational training। बोर्ड पर आगे बेटा, साथ साथ देखते चले और पढ़ते चले, बोलते भी चले। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चोक आउट माई फ्यूचर प्लान्स वेल इन एडवांस टू सक्सीड इन माई लाइफ। 5वां आज का आखिरी बेटा, लेट्स टेक इट। कमर्शियल एनर्जी इंक्रीजिंग ट्रेंड बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी कि पी आंसर नहीं हो सकता। पी कांट बी द फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि कमर्शियल एनर्जी के बाद इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, जैसे आई प्लेइंग क्रिकेट थोड़ी होगा, राइट। कमर्शियल एनर्जी बेसिकली कमर्शियल एनर्जी एंड पोजेस, यानी कि ये वर्ब है तो इससे पहले भी वर्ब आएगी, पोजेस है तो ये कहीं ना कहीं शोध से कनेक्ट होता है, तो ये भी नहीं आ सकता बेटा, राइट। अगर हम किसी भी तरीके से घूमे और वाक्य को देखें बेटा, तो कमर्शियल एनर्जी ये जो वाक्य है ये पूरा का पूरा जो जा रहा है ना बेटा, इसमें हमें देखना है कि भाई फर्स्ट तो ये हो गया, इसके बाद कमर्शियल एनर्जी के बाद क्या आता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पी गया, तो यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, राइट।
कमर्शियल एनर्जी शोज एन कंजम्पशन, एनर्जी क्या कंजम्पशन दिखाती है, एक कंजम्पशन दिखाती है। कंजम्पशन जो है बेटा, एक कंजम्पशन, दो कंजम्पशन, तीन कंजम्पशन नहीं होती क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। उपभोग अनकाउंटेबल है, राइट। तो एन तो आ नहीं सकता, यानी कि ये इसके बाद, राइट। क्यों जो है वो इसके बाद नहीं आ सकता क्योंकि क्यों भी पहला सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि शोज के बाद एन आ रहा है। अगर हम देखें वाक्य को बेटा बड़े ध्यान से देखें, कमर्शियल एनर्जी एंड पोजेस भी नहीं हो सकता। सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमें पता लगता है बेटा ये जो वाक्य है, ये जो फैक्ट्रीज में एनर्जी जलाई जाती है उसको लेकर है और कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है। यानी कि जो आर है, अगर हम आर को ही पता लगा ले, अगर हमारी थोड़ी सी भी, जैसे मैं अगर अपने तरीके से करता तो मैं तुरंत जाता कि कमर्शियल एनर्जी, और मैं सीधा ध्यान चला जाता क्योंकि रीडिंग हैबिट अच्छी है बेटा। रीडिंग हैबिट को जब हम डेवलप करते हैं, अपनी नोटबुक के भी सेंटेंसेस को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भी ये सारी चीजें पता लग जाएंगी बेटा। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर ये वाक्य बेटा, तो दिस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। आर पहला इसी में है और ये हमारा आंसर होगा बेटा। अब और सारे देखो कि क्या कमर्शियल एनर्जी के बाद क्यू आ सकता है। कमर्शियल एनर्जी शोज एन, एन के बाद क्या, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्या कमर्शियल एनर्जी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है, किस में, किस चीज का, राइट। इंक्रीजिंग ट्रेंड किस चीज का दिखाती है वो तो क्लियर नहीं है बेटा, पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो, राइट। बेसिकली ये जो वाक्य बनता है बेटा, ये बनता है कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, राइट, कंजम्पशन। अच्छा इसके बाद एस, क्या एस हो सकता है, देख लेते हैं। कमर्शियल एनर्जी एंड पोजेस, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंड तो सेम चीजों को जोड़ता है, नहीं होगा। बेसिकली अगर मान लीजिए हम अपने लेवल पर करें, अगर अपने लेवल पे करूं तो मुझे एक ही वर्ड को देखते ही, कमर्शियल एनर्जी, बाकी सारे को देखते ही मुझे पता लग जाता है कि कंजम्पशन, कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है। यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है उद्योग धंधों में जो ऊर्जा की खपत होती है उसके ऊपर की बात। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन shows an increasing trend and poses the major challenge for the future। ये बड़ा गजब का वाक्य है, छोटा सा वाक्य है पर बहुत गजब का, क्योंकि उसने क्या किया, सब्जेक्ट को ही तोड़ दिया। जब सब्जेक्ट को तोड़ दिया जाएगा ना तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत तब आएगी जब सब्जेक्ट को ही दो टुकड़ों में लिखा गया हो। जैसे इसने कमर्शियल एनर्जी यहां लिख दिया, जबकि ये बात किसकी हो रही है, कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन की हो रही है। अगर आपको दिक्कत आएगी, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी टाइप में आएगी कि वो जिस विषय में बात कर रहा है उसी विषय को दो टुकड़ों में दे दे, राइट। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो दिखने में छोटा है पर है बड़ा गजब का। अगर विषय को ही आगे पीछे कर दिया जाए, राइट, जैसे यहां पे इंटेलिजेंट दे दिया जाए और यहां पे बॉय दे दिया जाए, तो ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ है। कमर्शियल एनर्जी और कंजम्पशन, क्या है, कंजम्पशन है, कैसी है, कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन। तो ये कहीं ना कहीं विशेषता का काम कर रहा है। कमर्शियल एनर्जी हो गया एडजेक्टिव, पर वो नाउन क्या है, राइट, वो कंजम्पशन है बेटा। एनर्जी कंजम्पशन है जिसकी बात हो रही है। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन शोज, आर के बाद क्यू है, शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करती है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी है। इंक्रीजिंग ट्रेंड शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि कमर्शियल एनर्जी के उपभोग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि इससे बात क्या होगा भाई, कमर्शियल में एनर्जी ज्यादा फूंक जाएगी, करंट ज्यादा चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां ज्यादा खर्च होगी, तो क्या होगा, घरों को रोशनी नहीं मिलेगी, घर अंधेरे में चले जाएंगे, शहर अंधेरे में चले जाएंगे। अगर ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगी कहां पे, कमर्शियल में। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, उसमें बढ़ोतरी मिली है। एंड पोजेज अ मेजर चैलेंज फॉर द फ्यूचर। पोज का मतलब होता है, जैसे पोज अ थ्रेट, जैसे पाकिस्तान पोजेज अ थ्रेट टू इंडिया, पाकिस्तान जो है वो एक थ्रेट का कारण बनता है इंडिया के लिए। अब इस वाक्य को एक बार बेटा अपने हाथ से लिख के इसे सीधा लिखो पहले, फिर इसको उल्टा सीधा। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन shows an increasing trend and poses the major challenge for the future। अब एक बात सोचो बेटा, जब हम नियम रखते हैं, चुका है, चुके हैं, ता है, ती है, वो देखो सब कुछ फेल हो जाता है बेटा। यहां पे जो काम करता है वो करता है क्लूज, कौन सा क्लू कहां पे जाके कनेक्ट कर रहा है, राइट। वाक्य को इसीलिए मैं कहता हूं बेटा सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। वाक्य की सेंस पकड़ के चलोगे, और वही मेरा टारगेट पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक है, बच्चे की सेंस हमेशा काम करें। ये वाक्य अपने आप से होने लगे बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी क्लास में और जाग के वाक्य को थोड़ी गहराई से देखो। और मुझे लगता है कि इन सेशंस को करने के बाद और कुछ हो ना हो, आप बोर्ड पर लिखे हुए हर एक वाक्य को, बोर्ड पर लिखे हुए हर वाक्य को, चाहे वो वोकैबुलरी के सेशन में आपने देखा हो या फिर क्लास के अंदर जो सेशन हम ले रहे हैं या सेंटेंस कर रहे हैं उनको देख रहे हो, तो उन सेंटेंस को और गहराई से देखना आप शुरू कर दोगे, क्योंकि उसी सिंपल सेंटेंस को तोड़ के आपके सामने ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा।
राइट एक बार फिर से देखें, कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन shows an increasing trend and poses a major challenge for the future. रिक्वेस्ट करके इन सारे सेंटेंस को पहले सीधा लिख लें, फिर इन उल्टे सीधे सेंटेंसेस को पढ़ें, तो देखो आपको अपने आप से धीरे धीरे एक आइडिया आने लगेगा। राइट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा। इस वाक्य का मतलब यह है कि कमर्शियल एनर्जी में जो कंजम्पशन बढ़ी है, राइट वो मतलब बढ़ोतरी दिखाता है, और ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा या बनता है, चुनौती पेश कर रहा है। एक बार सारे के सारे सेंटेंसेस मेरे साथ बेटा देख लो। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड, मेरे साथ बोल बोल के कीजिएगा बेटा आप। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म्ड इवन रिवोल्यूशनाइज्ड स्टैग्नेंट सोसाइटीज। रुकी हुई सोसाइटीज को भी वो ताकत दे सकता है। A major ailment can be easily cured with just a timely visit to the doctor, but if neglected, it may spell serious trouble requiring numerous का मतलब many trips to the hospital. Even today in many countries, women continue to be neglected. औरतों को neglect किया जाता है, and there are far fewer women than men who have had the benefit of education and vocational training. My friend suggested that I must chalk out my future plans well in advance to succeed in my life. Succeed के बाद हमेशा in आता है, यहां से भी आपको लिंक बनेगा कि सक्सीड तो लास्ट सेंटेंस होगा, तो हम ये भी देख सकते हैं क्यों किसमें लास्ट सेंटेंस है। देखो ये भी एक क्लू है, सक्सीड इन एग्जाम होता है, सक्सीड इन लाइफ होता है, तो सक्सीड अपने बाद इन प्रेपोजिशन लेता है, तो बेटा क्यों जो है वो लास्ट सेंटेंस बनेगा, तो क्यों या तो इसमें है या क्यों इसमें है, तो यहां पे भी आपका एक क्लू बनता है। कहीं से भी क्लू लिंक, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं, आप भी अपने क्लू ढूंढ सकते हो बेटा। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन shows an increasing trend and poses the major challenge for the future. ये बेटा आज के सेंटेंसेस हैं। सेशन कैसा लगा जरूर आपके रिमार्क्स और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बिकॉज दे डेफिनेटली लैंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट वो बहुत सारी ऊर्जा देते हैं और काम करने की प्रेरणा लगातार बनी रहती है। तो बेटा डेफिनेटली चीजों को बेहतर तरीके से करते रहे। आज सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला सेशन था और ये उल्टा चलने जैसा था, आज तक सीधे ही चलते हुए सेंटेंस ना समझ में आए हो और उल्टा सीधा करना पड़ गया हो, तो बेटा अगर मन को विचलित नहीं करना है, बस प्रैक्टिस में लगातार बने रहना है। तो अगले सेशन के साथ मिलेंगे बेटा, और इस सेशन को अगर नहीं समझ में आया तो पहले इनको मैंने कहा सीधा लिख के एक बार वाक्य को पढ़े और फिर उल्टे सीधे सेंटेंस को पढ़े, आपको लगेगा हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और वाकई में चीजें बहुत आसान है बेटा, ये मत समझना कि चीजें जंबल हो रही है तो दिमाग को उसमें जंबल कर देना है, ठीक है। तो सेंटेंस आसानी से अरेंज हो सकते हैं। जिनका पूरा कोर्स नहीं हुआ, एक बार पूरा कोर्स हो जाने दे, फिर देखिएगा आप बड़ी आसानी से इन वाक्यों को समझने लगेंगे और कुछ भी आपके नोटबुक से बाहर नहीं होगा, ये जुबान देता हूं। सब कुछ हो जाएगा, उसी नोटबुक से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, राइट। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास, थैंक यू।